इसी को बंद कर दो। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें आप लोग के लिए, फिर हम बाकी दूसरी बात करेंगे ज्योग्राफी में। तो करंट अफेयर्स के लिए एक तो इन्फ्लेशन वाला चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो पिछले 3 महीने से न्यूज़पेपर में इन्फ्लेशन ही बना हुआ है, तमाम आर्टिकल भी आप देखोगे तो इन्फ्लेशन पर ही हैं। और इन्फ्लेशन के कारण भी बड़े विचित्र टाइप के हैं इस बार, क्योंकि हर बार जब इन्फ्लेशन आता है तो बहुत सारी चीज़ें दूसरी होती है, लेकिन इस बार इन्फ्लेशन है। बेरोजगारी लगभग, खास करके अमेरिका में बेरोजगारी बिल्कुल खत्म है। हर बेरोजगार आदमी के पास में रोजगार के 2 ऑप्शन हैं, 2 नौकरियां। तो बेरोजगार व्यक्ति जो रोजगार में है उसके पास तो नौकरी है, और जो बाहर है उसके पास 2 ऑप्शन है कि इसमें जाना है या इसमें जाना है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही ज़बरदस्त रोजगार की बाहर आई हुई है अमेरिका में। तो ये मंदी का या इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। इससे पहले क्वांटिटेटिव ईजिंग थी, हेलीकॉप्टर मनी था, लोगों को ज़बरदस्ती बहुत सारा पैसा दिया गया, बूस्ट किया गया इकोनॉमी में पैसा। तो लोगों के पास इतना पैसा है तो वो वस्तुएं खरीदने के लिए जब जाते हैं तो महंगी मिलती है, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन तो उतना है नहीं। तो ये जो है मंदी का या रिसेशन का बहुत बड़ा कारण है। तो इस बार बिल्कुल अलग है। और कीनीजियन इकोनॉमिक्स, और हमने आपको फिलिप्स कर्व बताया था, जाकर आपने देखा हो तो समझ में आ गया होगा। और कीनीजियन इकोनॉमिक्स जो है वो बोलता है कि एक तरह का वेलफेयर करो और आपको बीच में आना चाहिए। जबकि किसकी बात की थी? हाँ, मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो मार्केट को अपने स्तर पे छोड़ देना चाहते हैं। फ्री फ्लो, मार्केट का फ्री फ्लो, अपने आप मार्केट अपना काम करे, नौकरियां भी अपने आप मिलेगी, सरकार को करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी वेलफेयर करने की जरूरत नहीं। तो मिल्टन फ्रीडमैन के हिसाब से मार्केट चल रहा है। तो जीडीपी वाला प्रश्न आए, इन्फ्लेशन वाला प्रश्न आए, रिसेशन वाला प्रश्न आए, तो आपको ये सब मेंस के हिसाब से बना के रखना है। इन्फ्लेशन, रिसेशन और जीडीपी और ग्रोथ, ठीक है, ये सब चीजें जरूरी है। देखिए, इन्फ्लेशन भी कुछ हद तक जरूरी है, महंगाई भी कुछ हद तक जरूरी है, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लोग वस्तुओं का निर्माण करते हैं, खेत में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो खाने पीने की चीजों का उत्पादन करते हैं, तो अगर वो महंगे नहीं जाएंगे तो उनको पुरस्कार कैसे मिलेगा? तो थोड़ी बहुत महंगाई तो बहुत जरूरी होती है व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। क्योंकि बिल्कुल महंगाई नहीं होगी तो फिर वो तो नुकसान होने लगेगा, तो उत्पादन करने वाले लोग जो है वो निराश हो जाएंगे, और अगर उन्होंने उत्पादन करना बंद कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो लोगों की सुख सुविधाओं में दिक्कत आती है। इसलिए थोड़ी बहुत महंगाई तो बहुत जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा महंगाई होना तो फिर मुश्किल हो जाती है, सरकारें अलोकप्रिय हो जाती है। भारत में ही नहीं, अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस अमेरिका में बढ़ते हैं तो लोग बाइडेन से नाराज हो जाते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि भारत में ही लोग नाराज होते हों पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ने से। दुनिया के हर देश में ऊर्जा की कीमतों के बढ़ने पर नाराजगी आती है, क्योंकि हर आदमी का बजट होता है, हर आदमी इस तरह से नहीं खरीदारी करता। हमारे यहाँ का जो करप्ट ऑफिसर जो कर लेता है, जैसे करप्ट आईएएस या आईपीएस या और कोई डॉक्टर इंजीनियर जो करप्ट है बहुत ज्यादा, वो जितने पैसे कमा लेता है, हमारे यहाँ का प्राइवेट डॉक्टर जितने पैसे कमा लेता है, अमेरिका में जो प्रैक्टिस करता है डॉक्टर वो उतने डॉलर में नहीं कमा पाता। हमारे यहाँ लोग ज्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि टैक्स का ज्यादा झंझट नहीं है, ज्यादा नियमों का पालन नहीं करना पड़ता, ज्यादा सुविधाएं मरीजों को नहीं देना पड़ती, और ज्यादा लोगों को भर्ती कर लो नर्सिंग होम में, मनमाना चार्ज लगा दो और चाहे जितना पैसा कमा लो। तो करोड़ों रुपया हमारे डॉक्टर कमाते हैं, सरकार को थोड़ी देते हो, टैक्स नहीं देते उतना। हमारे यहाँ के प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल वाले जितना कमाते हैं, इतना कई अमेरिकन बिजनेसमैन नहीं कमा पाते। अमेरिका के स्कूल वाला उतना नहीं कमा पाएगा। तो जरूरी नहीं कि हर बार जो है पैसा अमेरिका में ही हो। हमारे यहाँ ये है कि अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह पे पल रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अमेरिका से बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, 10 गुना 20 गुना कम पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कई लोग तो तनख्वाह निकालते ही नहीं ना, वो तो पेमेंट उनका बाहर से ही होता रहता है।
मेरे साथ थे बहुत सारे ऐसे। तो मैं जब तनख्वाह निकालने के लिए जाता था हर 1 तारीख को बैंक में, तो बोलते थे, मैंने बैंक पूछा, मैंने कहा ये अपने यहाँ इस ऑफिस में बैंक कहाँ पर है? बोले नीचे ही है, कहीं नीचे बताते हैं। मैंने कहा तुम, मेरे को तो जाना है। मैं फर्स्ट टाइम जब 1 तारीख हुई तो मैंने कहा तनख्वाह निकाल लेते हैं। पहले बैंक में जाकर के ऐसे मैसेज भी नहीं आते थे पहले के ज़माने में, और इस तरह से जुड़ा हुआ नहीं था, तो आपको मैन्युअली भर के और फिर देना पड़ता था, फिर आप तनख्वाह ड्रॉ कर पाते थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कहाँ है? तो बोले, फिर किसी ने बताया, बोले तनख्वाह तो 6,000 है और इनके पास रोज 40,000 रुपये आते हैं, डेली 40,000 रुपये आते हैं रिश्वत के, और 40 से 50, 60, 1 लाख तक आ जाते हैं। तो आप किन से पूछ रहे हो? ये तो कभी जाते नहीं तनख्वाह निकालने, उसने तनख्वाह ही ड्रॉ नहीं की कभी, वो बैंक ही नहीं गया आज तक कभी, कहाँ जमा होती है उसको याद ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद रोज नगद 40,000 रुपये आते। तो ये है लोगों का। तो ऐसे लोग तो अमेरिका वाले कहीं नहीं लगते, डॉलर वाले वो ऐसे आदमियों के सामने तो ऐसे लोगों की बात अगर छोड़ दें, तो बाकी लोगों के लिए अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर महंगाई जो है अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर वो उस हद तक पहुंचेगी तो फिर हम लोग भी मंदी का शिकार होंगे, हम भी रिसेशन का शिकार होंगे। लेकिन अध्ययन करना पड़ेगा और आपको आंसर निकालना पड़ेगा। आरबीआई का पूरा रोल ऐसे में 3 जगह का रोल होता है। एक सरकार का होता है, एक आरबीआई का होता है, सरकार का होता है, आरबीआई का होता है, और एक इन्वेस्टर्स का होता है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका रोल होता है। 3 बड़ा फैक्टर है। सरकार 2 तरह से काम करती है, एक प्रिवेंटिव तरीके से काम करती है और एक क्यूरेटिव तरीके से काम करती है। एक तो बीमारी हो जाए, परेशानी खड़ी हो जाए, मंदी आ जाए, महंगाई बढ़ जाए, तब काम करना क्यूरेटिव काम है, तब क्यूरेटिव बोलते हैं हम लोग, चिकित्सा करने वाला। और प्रिवेंटिव मतलब रोकना, महंगाई बढ़ने से पहले से ही रोकना। तो सरकारों को, पूरी दुनिया की सरकारों को, इंडिया की नहीं बात कर रहे, पूरी दुनिया की सरकारों को ये 2 तरीके से हमेशा नजर रखनी पड़ती है, प्रिवेंटिव वाली भी और क्यूरेटिव वाली भी, कि हमें बढ़ने से रोकना है, महंगाई को बढ़ने से रोकना है। और अगर बढ़ गई तो फिर उसकी चिकित्सा करनी है, यानी उसको नीचे लेके आना है, महंगाई कम करनी। आगे समझ? तो 2 मेजर्स जो है हमारे पास। अब इसमें कोर्ट उतना नहीं है, ध्यान रखिए, यहां जुडिशरी का रोल ज्यादा नहीं है। किसका है? यानी कि आरबीआई का है और सरकार का है। तो कुल मिला के सरकार का है, आरबीआई भी उसी का अंग है, इसलिए पूरा सरकार का है। इसलिए इसके ऊपर सरकारें कई बार चली जाती है। चुनाव होते हैं तो लोकप्रियता खत्म हो जाती है, महंगाई ज्यादा होने से लोकप्रियता खत्म हो जाती है। तो चुनाव का बहुत बड़ा असर इसके ऊपर देखा जाता है। लेकिन चुनाव के लिए हम लोगों ने यहाँ इंडिया में तो दूसरी चीज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, धर्म को, तो पूरा मामला ही चेंज हो गया। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मॉन्गरिंग। आइडेंटिटी मॉन्गरिंग, पहचान को एक तरह से बढ़ावा देना। आइडेंटिटी, तुम हिंदू, मुसलमान, ये जाति के आधार पर, इसके आधार पर, तब जब आइडेंटिटी मॉन्गरिंग होने लग जाती है तो ये चीजें बहुत नीचे चले जाती हैं। दूसरी चीज है अल्ट्रा नेशनलिज्म। अल्ट्रा नेशनलिज्म, तो 2 बड़ी चीजें हैं भारत में जिसने इन मुद्दों को पीछे कर दिया। इसलिए चुनाव पे ज्यादा असर नहीं है, महंगाई का, इन्फ्लेशन का, मंदी का, जीडीपी की ग्रोथ का कम हो रही है उसका, या डॉलर के अगेंस्ट रुपया ज्यादा गिर रहा है उसका। ये जो सारे मुद्दे हैं ये इन 2 चीजों के पीछे जाके छुप गए। अल्ट्रा नेशनलिज्म पुतिन वाला। पुतिन ने भी अल्ट्रा नेशनलिज्म करके वहां के लोगों को पूरा मीडिया के हिसाब से पूरा मैनेज करके बेवकूफ बनाया हुआ है। गोदी मीडिया है पूरा, वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, पूरा रशिया का मीडिया ऐसा ही है, वो यही फैलाता है। बल्कि पुतिन ने तो दूसरे देशों में भी लोकल जो न्यूज बनाने वाले और ये हैं, लोकल भाषा में, जैसे अफ्रीका में जो लोकल लैंग्वेज है, अफ्रीकन लैंग्वेज है, वहां के लोगों को पैसा देकर के
और उन्होंने अफ्रीका, रशिया की न्यूज को वहां फैलाया है अफ्रीका में कि देखो तुम लोग जो भूखे मर रहे हो, तुम तक जो गेहूं नहीं पहुंच पा रहा है और तुम लोगों तक सनफ्लावर ऑयल नहीं पहुंच पा रहा, ये हमारी वजह से नहीं है, मतलब रशिया की वजह से नहीं है, ये यूरोप ने और अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं इस वजह से। और अमेरिका जो है वहां जैविक हथियार बना रहा था यूक्रेन में, इसलिए हमको हमला करना पड़ा। अब ये चीजें जो है उनको बताई जा रही है कि तुम जो पीड़ित हो वो रशिया की वजह से पीड़ित। ये चीज अमेरिका और यूरोप भी कर रहे हैं कि ये सब रशिया की वजह से। लेकिन यहाँ ये है कि एक अधकचरी और घटिया किस्म की न्यूज चला रहा है और दूसरा भी घटिया किस्म की और अधकचरी न्यूज चला रहा है, लेकिन उसमें रशिया जीत रहा है क्योंकि रशिया ने, वो लोग केवल इंग्लिश में चला रहे हैं, वो लोग केवल इंग्लिश में चला रहे हैं और वो वहां की लोकल लैंग्वेज को भी हायर कर लिया। साउथ अमेरिका की लोकल लैंग्वेज को भी उसने, पुतिन ने हायर कर रखा है। वहां के लोकल लैंग्वेज के जो जितने भी लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं या न्यूज वाले, उन सबको उसने पैसा देके और उनसे कहा कि हमारे फेवर की न्यूज बनाओ। तो केवल रशिया के लोगों को ही बेवकूफ बनाने से बात नहीं बनती। रशिया की गलतियों की वजह से जिन लोगों को नुकसान हो रहा है वहां पर भी माहौल बनाना पड़ेगा, वो कर रहा है। बहुत खतरनाक चीज। अभी तक हम सोचते हैं कि उस देश में अपनी जनसंख्या को बेवकूफ बना लो, अल्ट्रा नेशनलिज्म इसको कहेंगे, अल्ट्रा नेशनलिज्म। लेकिन अपने देश में तो नेशनलिज्म वाली बात चल जाएगी और वहां कहेंगे मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। एक जैसे आपने मनी लॉन्ड्रिंग सुना ना, इसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन लॉन्ड्रिंग, इसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन लॉन्ड्रिंग। आजकल मीडिया में ये शब्द तैर रहा है, ज्यादा फ्लोट कर रहा है। इंफॉर्मेशन लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग तो सुना है, इंफॉर्मेशन लॉन्ड्रिंग यानी सूचना को भी धो दिया, ब्लैक सूचना को व्हाइट सूचना बना दिया ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया था। ब्लैक इंफॉर्मेशन क्या बन गई? हाँ, जो बेनेवोलेंट नहीं है, बिल्कुल भी हार्मफुल है, उसको ऐसे बताया जा रहा है कि ये बहुत बढ़िया सूचना है और ये सुनो, तुम सुनने लायक ये है। इसलिए हमारे यहाँ आदमी पसंदीदा चैनल लगा के दिन भर मुस्कुराता रहता है क्योंकि उसको सिर्फ अपने पसंद की न्यूज सुनना है और उसको जो अच्छा लगता है वही, उसके कानों को जो अच्छा लगता है वो सुनना है। न्यूज चैनल वही परोस रहा है और वो दिन भर, अब आपके घरों में भी आप देखोगे वही चला के बैठे रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। उनको वही चाहिए, जबकि वो एकदम कचरा है और ब्लैक इंफॉर्मेशन है, वो व्हाइट इंफॉर्मेशन बना करके पेश की जा रही है, उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन लॉन्ड्रिंग। अब थोड़ा सा क्या है ना, गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो रविश ने बनाया, तो ये तो इधर का सोशल मीडिया का वर्ड हो गया। अब थोड़ा सा द हिंदू वाले को, इंडियन एक्सप्रेस वाले को अच्छे वर्ड लेने थे तो उन्होंने ये कहा आइडेंटिटी मॉन्गरिंग, इंफॉर्मेशन लॉन्ड्रिंग, ऐसे वर्ड। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ये सब आपके आंसर राइटिंग के वो होंगे स्टाइल, आपके शब्द ऐसे होंगे, यूपीएससी के शब्द ये होंगे। वहां आप गोदी मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं लिखोगे, वहां ये ऐसे लिखोगे, इंफॉर्मेशन लॉन्ड्रिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और आइडेंटिटी मॉन्गरिंग। आ गया समझ? ये 4 लिख दिए, इतने में तो जोरदार हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, दोनों अलग अलग स्टोरीज थी, मैंने दोनों को जोड़ दिया है कि किसका असर होना चाहिए था चुनाव पे और लोगों के दिमाग में और किसका असर नहीं होना चाहिए था। तो जिसका नहीं होना चाहिए था उसका हो रहा है और जिसका होना चाहिए था वो पीछे चला गया। वाकई में तो महंगाई है, जीडीपी ग्रोथ नीचे पड़ी है, रुपया 82 से ऊपर पहुंच गया है। ये स्टोरी पूरी इंडिया और रशिया दोनों में चल रही, एक जैसी है। और यही चीज शी जिनपिंग की वहां पर है और पहले ट्रंप चाचा ने वहां चलाई हुई थी अमेरिका में, सेम था पूरा। तो ऐसा आप लोग पूरा एक ग्लोबल पैटर्न में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है बेवकूफ बनाने का भी। एक जैसा है सब जगह, सीधे लोग सब जगह मिल जाएंगे, है ना, सब लोग मिल जाएंगे। यानी कि हर आदमी जो है उस तरह का गरीब वहां पर भी है, पैसा खर्च करने से हिचकिचाने वाला आदमी वहां पर भी। वहां पे भी हर आदमी नाइके और एडिडास नहीं पहनता अमेरिका में। बहुत ही सस्ता लोकल ब्रांड जो वहां का बहुत सस्ता वाला जो जूता है, जो इंडिया के कम से कम 400-500 रुपए में आ जाता, वैसा जूता पहनता है अधिकांश लोग।
होटल में काम करने वाले लोग, टैक्सी चलाने वाले लोग, सब तरह के लोग, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लोन पे टैक्सी उठाई है तो इंडिया के वही 10-12 लाख रुपए के आसपास उसको टैक्सी पड़ जाएगी। उसके बाद उसमें बच्चे को भी स्कूल छोड़ाता है, खुद के बाजार के काम भी कर लेता है और उसको टैक्सी वाला काम भी कर लेता है, जो दिन भर टैक्सी के रूप में भी उसको चलाता है। तो वो कोई प्राइवेट कार नहीं होती। हमारे यहाँ प्राइवेट कार होती तो कतई टैक्सी के लिए नहीं देता उसको, वो प्राइवेट कार ही होती है, उसको टैक्सी नहीं बनाता। वहाँ के 90% लोग जो हैं, जो मिडिल क्लास हैं, वो उसको टैक्सी बनाते हैं, कई बार खुद ही ड्राइव करते हैं। जबकि वो ऑफिस से लौटते वक्त तो तुरंत ऐप चालू कर लेते हैं और टैक्सी बन जाती है। वो सोचते हैं 5 बजे 6 बजे घर जाके क्या करेंगे, 1-2 सवारी छोड़ाते हैं, कुछ कर लेते हैं, चलाते हैं, कमाई हो जाती है। इस प्रकार के काम है। तो इसको हम सोचें कि वो सारे रईस हैं, सारे रईस नहीं है। इसलिए सरकार पे गुस्सा तो सबको आता है। अगर ऐसे में महंगाई बढ़ेगी, डीजल पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, तो उसकी जो कमाई है वो फिर, जबकि वो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है तो भी दिक्कत है। तो एक टर्म और आजकल खूब घूम रहा है, मून लाइटिंग। मून लाइटिंग, उस टर्म को भी थोड़ा सा देखिए। मून लाइटिंग क्या चीज है? आरोप लगाया अभी विप्रो वाले ने, अजीम प्रेम जी के ऑफिस से ये आरोप आया कि अब तो कोई दूसरे हैं उसके वो जो देखते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी जो कंपनी के लोग हैं वो मून लाइटिंग कर रहे हैं, यानी कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। यहाँ से कंपनी का काम तो करते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के समय में उनके पास टाइम था और ऐसे टाइम में उन्होंने दूसरे काम उठाने शुरू कर दिए। शाम को 7 बजे 8 बजे जाकर दूसरी कंपनी के लिए काम करने लग जाते हैं अपने आप का। यानी ह्यूमन रिसोर्स है ना, तो आपका उसका टाइम है और नॉलेज है, वो उसने बेच दिया और उससे पैसा कमा रहा है। इसको बोलते हैं मून लाइटिंग। तो मून लाइटिंग बहुत चल रही है। तो ये टर्म आपको कई जगह सुनने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको वो भी कर रहा हूँ कि आप न केवल यही, बल्कि उसके ऊपर मून लाइटिंग का सीधा क्वेश्चन ही आ जाएगा तो आप कैसे करो, कम से कम वो समझ लीजिए। तो इसके बहुत सारे कारण है मून लाइटिंग के। कुछ तो कंपनियों ने मजबूर किया क्योंकि उन्होंने टास्क ही नहीं दिया। वीकली या डेली का जो टास्क होता है वो उनको देना चाहिए था लोगों को। अब उन्होंने, कंपनी ने कहा नहीं, अभी आपको होल्ड पे रखा है, मतलब अभी आप काम आएगा तब आपको देंगे, अभी आप बस सैलरी आपकी चालू है। तो ऐसे समय में उन्होंने कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ लिया। इधर की सैलरी मिल रही थी, उधर से और शुरू कर लिया उसने कि मैं अभी बैठा हूं तो लैपटॉप पे थोड़ा दूसरा काम कर लूं। तो ये फिर उनने कहा नहीं, हमने आपको जो छुट्टी दे रखी है वो आपका दिमाग फ्रेश रहे, आप 5-6 बजे 7 बजे घर चले जाएं, उसके बाद आप प्रॉपर रेस्ट करें, खाना खाएं, घूमें फिरें, अपने आप को रिक्रिएशन में और इसमें लगाएं, ताकि आप दूसरे दिन ऑफिस आएँ तो फ्रेश माइंड से आएँ और आप अच्छे से। पर आप नींद में भरे होते हैं, आप बीमार होते हैं और आपका दिमाग काम नहीं करता और आप दूसरे दिन ऑफिस आ जाते हैं 11 बजे या फिर से ऑनलाइन हो जाते हैं वर्क फ्रॉम होम में। तो हमारे आप वैसे भी किसी काम के नहीं। तो ये तो एक तरह का क्राइम है, एक तरह का धोखा है मून लाइटिंग, आप नहीं कर सकते। तो ये एक नए किस्म का मुद्दा है जो खास करके लॉकडाउन में निकल कर क्या है, प्राइवेट कंपनियों की शिकायत, मून लाइट। वो चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, एथिकल नहीं, एथिकल नहीं। इलीगल तो नहीं कह सकते, गैर कानूनी तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में इसी तरह से फिर लोगों ने कहा अच्छा मतलब आपको ये अनएथिकल लग रहा है, ये गैर कानूनी लग रहा है, और तुम अमेरिका भेजते हो किसी कर्मचारी को टूरिस्ट वीजा पर, 6 महीने का टूरिस्ट वीजा होता है, और वहां जाकर के कंपनी के काम कराते हो, तो तुमने तो बहुत सारा पैसा बचा लिया। तो ये भी तो इलीगल है। कंपनियां भी तो गड़बड़ करती है, कंपनियां बहुत सारी गड़बड़ करती है। कई जगह पर वो एक ही आदमी से काम कराते जबकि 3 आदमियों की जरूरत है, और उसी को बोलती तुम ही का सारा काम निपटा लो। होता है ना प्राइवेट सेक्टर में। तो ये सब भी तो गड़बड़ है। तुम भी तो करते हो, सरकार को भी चूना लगाते हो, टैक्स भी बचाते हो, टैक्स इवेजन भी करते हो, कई जगह पर दूसरे देश की सरकारों को भी धोखा देते हो, गलत कागज भी बनाते हो। तो ये कंपनी के कर्मचारियों ने देख रखा है, तो अब वो मून लाइटिंग करें तो इसमें दिक्कत क्या है? ये उनका टाइम है, आपको तो जो काम देना है आप दीजिए, समय पे टास्क मिल जाएगा आपको पूरा। है समझ में? तो ये एक मुद्दा था, इसलिए मैंने डिस्कस किया। इसके ऊपर भी एक आध क्वेश्चन जो है बना के रखिए। और अब चूंकि मैंने समझाया तो अब आप उसका मटेरियल इकट्ठा करेंगे और 100 वर्ड या 250 वर्ड में इसको लिख के देखेंगे। ठीक है? तो मुद्दे समझ में आ रहे हैं। वो तो इन्फ्लेशन तो सदाबहार है, करीब 3 महीने तो हो गए इसको,
टॉप पे चलते चलते अभी और चलेगा, अभी और आगे चलेगा। 3 क्या ज्यादा हो गया, लेकिन न्यूज़पेपर ने बहुत अभी माहौल बना रखा है, ठीक है। और न्यूज़पेपर जो माहौल बनाते हैं वो एग्जाम का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, एक अभी नया सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है एबॉर्शन के ऊपर। हमने रो वर्सेस वेड लिया था अमेरिका का, हमने यूरोप का और दुनिया भर के बहुत सारे कानून एबॉर्शन लॉ पे देखे थे। बहुत ही पॉलिटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के हिसाब से, इसलिए मैं इसको पॉलिटी के साथ जुड़वाऊंगा आपको। आप अपने पॉलिटी के नोट्स में इसको जोड़ दीजिएगा। एबॉर्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो हाल ही में डिसीजन दिया है, बहुत ही रिवोल्यूशनरी भी कह सकते हैं और एक तरह का बहुत बड़ा प्रेसिडेंस बनेगा ये। और इस डिसीजन में उन्होंने गवर्नमेंट का हवाला दिया है कि थोड़ा बैकग्राउंड में दे दूं आपको कि एमटीपी एक्ट जो है 1971 का इंदिरा गांधी के समय में आया था, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एबॉर्शन का ये लॉ इंदिरा गांधी के समय में बना था 1971 में। उसके पहले आईपीसी की कुछ धाराएं थी जिनके बेस पे एबॉर्शन को ट्रीट किया जाता था, और बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है वो तो आप जानते ही हो। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी महिलाओं को। और 1971 वो समय है जहां से आप जानते हो टोटल फर्टिलिटी रेट भी गिरना शुरू हुआ था। हमने ये भी डिस्कस किया था सेंसस वाली और तमाम प्रकार की टीएफआर वाली बात कर रहे थे कि बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 से पहले हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट में उसमें 6 के आसपास था, 6 बच्चे प्रति महिला। अब वो 2 पे आ गया है ना। अभी मोहन भागवत जी ने भी अभी दशहरा के भाषण में वो लिया है उनके, है ना। अब वो सारी चीजें जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, आरएसएस उधर मूव कर रहा है। उस समय ऐसा लग रहा था कि आरएसएस के अगेंस्ट जा रही बातें, लेकिन दशहरे का भाषण पढ़ोगे तो उन्होंने इधर मूव कर दिया है। मतलब हम जो बात कर रहे हैं, हम पहले चल रहे थे और अब वो यूं कहें कि मीडिया पहले चल रहा था, क्योंकि मैं तो मीडिया से ही लेके आता हूँ, खास करके इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। अब वो उधर चले गए, मुझे लगता है अब वो पढ़ने लगे, उनका जो थिंक टैंक है उनको समझाने लगा है कि ये ठीक नहीं है तो उन्होंने सारा करेक्शन कर लिया, अपना सारा ही करेक्शन कर लिया। आज का भी भाषण आप देखोगे दैनिक भास्कर वगैरह में जाकर के देखो तो भागवत जी ने कहा एक जातिवाद जो है वो बहुत ज्यादा है और बहुत पुरानी बात है और उसको फेंक देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और पूर्वजों ने गलतियां की है, सभी के पूर्वजों ने गलतियां की है, तो मान लेना चाहिए पूर्वजों ने गलतियां की है, ठीक है। उसमें ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं है। पूर्वजों ने गलतियां की तो की है, वो स्वीकार कर रहा है। तो ये सब चीजें, चाहे वो आरक्षण खत्म करने की वकालत करें इसके माध्यम से, लेकिन चीजें जा वहीं रही है, वहीं जा रही, सारी चीजें वहीं जा रही, ठीक है ना। और उधर इकोनॉमी की बात उन्होंने स्वीकार कर ली कि गरीबी, मैंने पहले ही बता दिया था कि आरएसएस अब स्वीकार करने लगा है, गरीबी बहुत बढ़ रही है और संपत्ति 1% लोगों के पास चली गई है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म, प्लूटोक्रेसी, ये जो सारी टर्म्स है इन सबको वो एक तरह से एक ही बार में स्वीकार कर चुके हैं। फिर जनसंख्या के मामले में उन्होंने अब एक मुद्दा उन्होंने उठा लिया, केवल मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, हिंदुओं ने तो काफी हद तक कम कर ली है। ये उन्होंने एक तरह से क्रेडिट, यानी ये 2 पे गया है, ये हिंदुओं को क्रेडिट है इसका, मुसलमानों को अभी भी वो नहीं दे रहे, जबकि उनका भी गिरा है, उनका ज्यादा गिरा है। हिंदुओं का 2.4 से 2 हुआ है, उनका 2.9 से 2.3 हुआ है, तो 6 उन्होंने गिरा है, 0.6 उनका गिरा, 0.4 हिंदुओं का गिरा, तो बड़ी गिरावट उधर हुई है अभी भी, पर वो 2.3 है और हिंदू जो है वो हो सकता है 1.9 पे चले गया, 2.0 तो है ही है, ठीक है। लेकिन ये, और चूंकि हिंदू बड़ी संख्या में है, बहुसंख्यक है, तो जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। और अगर कुछ गिरता हुआ दिखेगा तो भी उन्हीं की वजह से गिरता हुआ दिखेगा, मुसलमानों की वजह से दिखेगा नहीं, क्योंकि वो तो 15-16% आया समझ। तो गिरता हुआ अगर कुछ दिखेगा तो हिंदुओं की वजह से ही दिखेगा, पर वो स्वीकार करना शुरू। देखिए अभी भी मैं बता रहा हूँ, कुछ चीजें जो बची हुई है अभी भी असहमति लग सकती है स्टूडेंट्स को, लेकिन जिनको आप आका मान रहे हो और जिनको सब कुछ मान रहे हो और जिनको आप मान रहे हो कि ये हमारे सीनियर हैं और ये यही सब कुछ है हमारे, जिनको आप मान रहे हो ना, जिनको फॉलो करते हो आप, वही जब साल भर बाद बोलने लग जाएंगे फिर क्या करोगे? तो वो तो बोलने लग जाएंगे, क्योंकि सच्चाई ये है। सिविल सर्विसेज वाले को तो पहले समझ में आएगा ना, तो चीजें वही होने लगी,
ठीक है। तो जनसंख्या के मामले में बात कर रहे थे तो फर्टिलिटी इसके ऊपर आई है, एबॉर्शन लॉ पे। बीजेपी सरकार ने उस कानून को अमेंड किया जो 1971 में बना था। तो 1971 में जो कानून बना था एबॉर्शन के लिए, उन्होंने कहा कि एक टर्म थे उसमें हस्बैंड शब्द लिखा था कि महिला और उसका पति, एक तो ये विशेषता थी उसकी, पति शब्द था। और विशेषता क्यों है, क्योंकि अभी हम 21 में आएंगे तब आपको बताएंगे। दूसरा बात थी कि उसमें 12 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी एक डॉक्टर की सलाह से आप खत्म कर सकते हैं, एबॉर्ट कर सकते हैं। और 12 से 20 सप्ताह की अगर प्रेगनेंसी है तो 2 डॉक्टर की सलाह लगेगी। 2 डॉक्टर जब बताएंगे कि इसमें जान को खतरा है, इसमें बच्चा एबनॉर्मल है या ऐसा कुछ है या ऐसी कोई कंडीशन बताएंगे तो फिर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये 20 सप्ताह तक की सुविधा उसमें थी। अब 2001 में एक महिला जो गई वो सिंगल महिला थी, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला थी जिसने शादी नहीं की थी, और वो पहुंची कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि सिंगल पेरेंट को अच्छा नहीं माना जाता और मैंने तो शादी नहीं की है और अभी भी समाज में इस प्रकार का टेबू है और इस प्रकार का दिक्कत है कि मुझे शायद स्वीकार नहीं करेंगे माँ के रूप में, इसको बच्चे को भी बहुत दिक्कत आएगी, तो मुझे ये एबॉर्ट करना है। तो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि आपको ये छूट नहीं दी जा सकती। एक तो 20 सप्ताह से ज्यादा का, दूसरी चीज आप उस परिभाषा में नहीं आते। तो अभी की परिभाषा में 21 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन तो ये हुआ कि हस्बैंड की जगह उन्होंने पार्टनर शब्द यूज किया। बीजेपी सरकार नहीं किया है, लेकिन ये भारत में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 1971 से लेकर 2021 तक 50 साल हो गए हैं कानून को, और 50 साल में समाज इतना बदल चुका है कि लाखों की संख्या में लोग बिना शादी किए साथ में रह रहे हैं। इसलिए अब हस्बैंड शब्द नहीं लिखा जा सकता। तो बीजेपी सरकार ने ही स्वीकार कर लिया और संसद ने उसको कानून भी बना दिया 2021 में, और उसमें हस्बैंड की जगह कौन सा शब्द है, पार्टनर शब्द। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि 20 सप्ताह की जो सीमा है उसको हम 24 सप्ताह करते हैं, खास करके विडो और इस प्रकार की जो महिलाओं को छोड़ दिया जाता है, विडो हो जाती हैं या डाइवोर्स्ड है, या तो डाइवोर्स हो गया या फिर वो पति की डेथ हो गई, ऐसे में यदि 20 सप्ताह से ज्यादा का भी भ्रूण है तो उसको भी एबॉर्ट किया जा सकता है, उसका एबॉर्शन भी हो सकता है। तो 24 सप्ताह तक की छूट उन्होंने दी, पर उसमें वही डॉक्टर का सर्टिफिकेट कि महिला की जान को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में गए, क्योंकि वो महिला विडो भी नहीं है और वो महिला जो गई कोर्ट में, हाई कोर्ट में गई थी, वो डाइवोर्स भी नहीं थी, वो तो लिव इन में रहती थी, और सप्ताह जो है उसके 20 सप्ताह से ज्यादा का भ्रूण था। अब ऐसे में उसको एबॉर्शन भी कराना, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2021 के कानून के हिसाब से साफ साफ मना कर दिया कि अभी जो नया कानून बना है उसमें 3B, सेक्शन 3B, नए कानून का सेक्शन 3B, वो ये कहता है कि विडो होना जरूरी है या फिर डाइवोर्स होना जरूरी है। बाकी पार्टनर शब्द तो यूज कर लिया, लेकिन पार्टनर शब्द 20 सप्ताह पहले तक के लिए ठीक है, आया समझ? तो 20 सप्ताह पहले वाली बात होती तो आपको इस कानून का फायदा मिल जाता। देखिए, कानून बनते हैं तो बाद में ये एक्सरसाइज जब होते हैं कोर्ट के माध्यम से इंप्लीमेंट होते हैं तो ये सब आम लोगों पे उसका असर पड़ता है। तो इसलिए कानून में जो भी चीज डाली जाती है वो बड़ा उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। तो उन्होंने 20 सप्ताह से ऊपर के लिए जो लाइन लिखी है उसमें 2 लाइन लिख दी, विडोज एंड डाइवोर्स। उसके तहत उस महिला को छूट नहीं मिल पाई। तो सुप्रीम कोर्ट में जब यह मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने, खास करके वाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उन्हीं के बेंच में था और एक और था कोई, तो उन्होंने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने 2 चीजें बोली, 2 बड़ी जबरदस्त चीजें जिनको आप लोग आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकार, ठीक है, उसका एक नाम दिया उन्होंने पर्पसिव इंटरप्रिटेशन।
पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। पहला टर्म लिखिए पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, और दूसरी टर्म लिखिए लेजिस्लेटिव इंटेंट। लेजिस्लेटिव इंटेंट हिंदी लिख लीजिए दोनों का। पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि इरादे के साथ, इरादे का विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन। इरादे का, इरादा मतलब एक तरह से आशय, पर्पस, उद्देश्य, इरादे का विश्लेषण। और लेजिस्लेटिव इंटेंट का मतलब होगा कि कानून जो बनाया उसका इंटेंशन, कानून बनाने का इंटेंशन, इंटेंशन मतलब उद्देश्य, उसकी मूल भावना क्या थी, कानून बनाते समय मूल भावना क्या थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को लागू करते समय, लोगों की भलाई को ध्यान में रखते समय हम ये दो चीज देखेंगे कि वो जो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन है उसमें वो कहां बैठता है। और हम स्वागत करते हैं कि सरकार ने या संसद ने जो कानून बनाया उसने अपना पर्पसिव इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक रखा था। तो अब हमारी जिम्मेदारी कि हम इसकी व्याख्या जो करें, इंटरप्रिटेशन की जिम्मेदारी किसकी है, कोर्ट की। तो एक तरह से संसद ने तो कानून बना के पार्टनर शब्द लिख करके अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि हम लिव इन में रहने वाले लोगों को भी पूरी सुविधा दे रहे हैं, यानी जो शादीशुदा नहीं है। मैरिज तो एक संस्था है भारत में, और इस संस्था के बाहर भी जो लोग रहते हैं हम उनको भी ये सुविधा देते हैं। और उसमें एक और चीज उन्होंने कह दिया, मैरिटल रेप, उसको भी ले लिया, मैरिटल रेप को भी ले लिया कि मैरिटल रेप अगर हुआ, यानी कि कोई पत्नी है मान लिया जाए और वो पति के अगेंस्ट जाती है और कहती है कि पति तो चाहते हैं बच्चा हो, लेकिन चूंकि मेरा रेप हुआ था मैं बच्चा नहीं चाहती थी और मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी, तो अब ये बच्चा मैं एबॉर्शन कराना चाहती हूं, जबकि पति तो सहमति नहीं दे रहा उसके लिए। लेकिन इसको मैरिटल रेप भी घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ, इस फैसले में ही उसको भी मान्यता दे दी। यानी कि शादीशुदा होने का मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा जो है वो जबरदस्ती से किया तो उसको एबॉर्शन नहीं कराया जाता, उसका एबॉर्शन हो सकता है। तो ये तो भारत जैसे देश में तो क्रांति है ना, क्योंकि अमेरिका रो वर्सेस वेड में ये बोल रहा है कि एबॉर्शन जैसी चीज हमारे इतिहास में नहीं, जबकि उसका इतिहास ही 200 साल का है। तो ऐसा कौन सा इतिहास है तुम्हारा कि तुम जो है नई चीजें नहीं कर सकते? 200-250 साल तो पुल हो गया अभी तुमको आजाद हुए। बट वो बोल रहे हैं नहीं, हमारे बाइबल में और उनमें और धार्मिक ग्रंथों में भी कहीं पे भी हम अभी इतनी आसानी से एबॉर्शन को ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो अमेरिका तो रूढ़िवादी बनता जा रहा है और हमारे यहाँ तो ओपननेस की हदें बीजेपी ने भी पार कर दी और बचा कुचा सुप्रीम कोर्ट ने। व्याख्या करते समय दो चीज लेके आ गया हो, तो यही तो नेचुरल जस्टिस वाला यूएस का स्टाइल है। कौन सा वाला? ये पर्पसिव इंटरप्रिटेशन और लेजिस्लेटिव इंटेंट। लेजिस्लेटिव इंटेंट मतलब कानून जब बन रहा था उसकी भावना क्या थी? तो कानून की भावना थी कल्याण करने की, तो हम कल्याण कर रहे हैं। उसने अपने हिस्से का कर दिया, कोर्ट के हिस्से का हम कर देंगे, यानी हम और छूट देंगे इसमें, क्योंकि मूल भावना तो छूट देने की है ना। अब वो वहां विडो और डाइवोर्स लिख करके छोड़ दिया उन्होंने, तो ये उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, समानता के अधिकार का। ये भी तो महिला है, इसकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसको भी उसी तरह इज्जत प्यारी है या इसको वही प्रॉब्लम है, इसको भी बचानी चाहिए। तो इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, महिला को अपने शरीर पर रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, स्वायत्तता, उसका अधिकार है, उसके शरीर पर उसका अधिकार, क्योंकि बच्चा उसको पालना है, गर्भ उसको धारण करना है, बच्चे को जन्म उसको देना है, तो वो तय करेगी कि इसको जन्म देना है या नहीं देना, उसमें कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा। इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। तो कितने सारे मुद्दे एक साथ आ गए, बहुत गहरा विश्लेषण बता रहा हूं मैं आपको। बट ये आर्टिकल 14 और रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी किसका पार्ट हो जाएगा? राइट टू प्रिवेसी का, और वो चला जाएगा आर्टिकल 21 में, वो आर्टिकल 21 में चला जाएगा। और स्वतंत्रता का अधिकार तो 19 है ही, इसलिए तो ट्रिनिटी बोलते हैं।
फंडामेंटल राइट्स में 14, 19 और 21 को ट्रिनिटी कहा जाता है। जैसे त्रिदेव बोलते हैं हम देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं 14, 19 और 21। और सबसे रूढ़िवादी सरकार भारत की ये काम कर रही है। ये काम कभी कांग्रेस ने किया होता तो उसके ऊपर कितने आरोप लगते हैं कि इसने हिंदू समाज को पूरा वो कर दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया। ये काम बीजेपी कर रही है, ठीक है। बीजेपी एक और काम अच्छा कर रही है, आतंकवाद को ऊपर आएंगे, पीएफआई को खत्म कर रही है। सभी तरफ स्वागत हो रहा है उसका। आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए और किसी भी धर्म के आतंकवाद को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कितने सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। 14 के वाले में जोड़ पाओगे इसको, 19 लिखोगे तब जोड़ पाओगे। खास करके 14 और 21 में बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे। नया मुद्दा हो गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और 21 का नया अमेंडमेंट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का MTP एक्ट 1971 और अमेंडमेंट 2021 सेक्शन 3B, याद रखिएगा सेक्शन 3B। तो अब आपसे चाहे वो सेक्शन 3B पूछे चाहे ये, और सुप्रीम कोर्ट के 2 वर्ड आपको मेंस की आंसर राइटिंग में खूब मार्क्स दिलाएंगे, क्योंकि इनसे आप पूरा आंसर दे पाएंगे। ऐसे करंट अफेयर्स को तैयार करिए, एक एक मुद्दे को तैयार कीजिए। छोटी छोटी चीजों को ऐसे तैयार कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी पुतिन ने जो एक धमकी दी है परमाणु हमले की, परमाणु बम की, कि मैं एटॉमिक बम भी गिरा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं अपने सारे जितने भी मेरे युद्ध के तरीके हैं या जितने भी हथियार हैं मैं सबको उपयोग करूंगा। सबको उपयोग करूंगा मतलब परमाणु बम भी छोड़ सकता हूं। तो इसके बाद जो एक और बहस छिड़ी है उसके ऊपर एक और मुद्दा लिख लीजिए, वो है परमाणु युद्ध का खतरा दुनिया में, एटॉमिक वार की चीज। देखिए, सर फिरे लोग कुछ भी कर सकते हैं। यूक्रेन पे चढ़ाई करते समय भी लोगों ने कहा था कि केवल चमका रहा है, ऐसा करेगा नहीं, लेकिन उसने कर दिया और 8वां महीना चल रहा है उसका, यूक्रेन की लड़ाई का। तो वो हो गया। अब ऐसे में वो धमकी दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा, तो हो सकता है वो कर भी दे। लेकिन परमाणु युद्ध की धमकी देना, और तो इसके लिए आप याद करिएगा 1962 का क्यूबन क्राइसिस। क्यूबन क्राइसिस जब था, क्यूबा, अभी हम क्यूबा भी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यूबन क्राइसिस जो 1962 की थी, उसमें यही था। उस समय के जो निकिता क्रुश्चेव प्रीमियर थे, रूस के राष्ट्रपति जो भी उस समय के, तो उन्होंने और जॉन एफ कैनेडी के बीच में बहुत बड़ा शीत युद्ध तो चल ही रहा था। और उस समय क्यूबा में पूरी तरह से ये था कि उन्होंने अपनी परमाणु मिसाइलें और तमाम जो नेवी की जो चीजें हैं, उन्होंने एटॉमिक नेवी को भी पूरी तरह से तैयार कर लिया है। और अब कभी भी हमला हो सकता है, परमाणु हमला हो सकता है यूएस के ऊपर। बट दोनों की समझदारी से वो चीज टली। लेकिन सेकंड क्यूबन क्राइसिस ये फिर इस समय में हमको लगती हुई दिखाई दे रही है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे फिर से वही क्यूबन क्राइसिस फिर से आ गई। और ऐसे समय में पुतिन कह रहे हैं कि मैं, अब यूरोप ने अगर थोड़ा सा भी समर्थन किया या कुछ किया, और खास करके उसने डोनबास और ड्यूनेस्क और वो जो इलाका है वो पूरी तरह से एनेक्स कर लिया, और अपने यहाँ उसने अपनी संसद में उसको एक तरह से लेजिस्लेशन बना के उसने कर ही लिया, मतलब अधिकृत रूप दे दिया है। तो ऑथोराइज कर लिया उसको कि अब ये इलाका अब रशियन पार्ट है। तो उसने कहा रशियन टेरिटरी की तरफ अगर उसको फिर से छीनने की कोशिश की, जैसे क्रीमिया को सब लोगों ने मान ही लिया था एक तरह से, ठीक वैसे ही डोनबास और डोनेस्क को, इसको हिस्से को भी अब ये यूक्रेन का इतना बड़ा हिस्सा अब हमारा रशिया का हो चुका है। इस तरफ आप कम से कम अब कोई ना करे। अगर हमारी सोवरेंटी पे अब इस पे अगर हमला हुआ तो ये हमारी सोवरेंटी यानी रशिया का पार्ट है, एनेक्सेशन ऑलरेडी डन है। तो ऐसे में आपका जो हमला है वो रशिया की टेरिटरी पर हमारी सोवरेंटी पे अटैक माना जाएगा, और फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो एक तरह की धमकी है। क्यों कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये केवल जो चुरा के भागा है, ये एक तरह से इस हिस्से को, ये उसको बचाने की कोशिश है।
क्योंकि अगर ऐसी धमकी नहीं देगा तो किसी भी दिन कोई कोशिश करेगा। लेकिन परमाणु हमले के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो है एटॉमिक एस्केलेटर। एटॉमिक एस्केलेटर एक सीढ़ी, लेडर है, एक लेडर है जिसमें आप धमकी देते देते एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं और सीढ़ी के उस पार कुछ नहीं है, फिर आपको गिरना पड़ता है अगर धमकी काम ना आए तो। जैसे कोई ऊपर चढ़ता जाए टावर पर, कहेगा कि मैं कूदूंगा और लास्ट वाली स्थिति में पहुंच जाए और नीचे से अगर किसी ने मांग नहीं मानी तो फिर कूदना पड़ेगा ना तो वो स्थिति बहुत खतरनाक। तो जो भी इस लेडर पे चढ़ता है एटॉमिक वॉर में, इसलिए मोदी सिर्फ एक ही बार बोले कि पटाखे चलाने के लिए नहीं है, मतलब ये एटॉम हमारे पास जो परमाणु हथियार हैं दिवाली में पटाखे चलाने के लिए नहीं है, मतलब ये हम तुम पे भी चला सकते हैं। लेकिन अच्छा हुआ कि वो पहली सीढ़ी पे पांव रखा और बोले और फिर वापस हटा लिया, उन्होंने नीचे उतर गए। अगर उस पर चढ़ जाते तो फिर वो चलाना पड़ता, और एक बार आपने चला दिया फिर आप किसी काम के नहीं रहते। हमारे यहाँ लोकल भाषा में उसको बोलते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, है ना, वैसा है। तो बंद मुट्ठी है तब तक आपका पावर है कि क्या है इसमें, लोग डरेंगे कि मतलब क्या चीज। असली में जब आपने बता दिया अच्छा ये है, ओके ये तो कुछ भी नहीं है तो फिर वो मामला खत्म हो जाए, तब तक पता नहीं कितने लोग डर सकते हैं। तो वैसा ही काम है कि क्योंकि परमाणु युद्ध वाला एटॉमिक, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिरफिरे तानाशाह डिक्टेटर पूरी दुनिया में इकट्ठे हो गए हैं। अब बहुत सारे लोगों के पास गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर पावर है, तो ये सब चलता रहेगा। तो उसमें ये सिद्धांत जो मैं आपको बता रहा हूं एस्केलेटर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों चीज है, धमकी देना भी खतरनाक चीज है और उस धमकी को सुनने वाले का रिएक्शन भी खतरनाक चीज। अगर आपने ऐसे आदमी को, जैसे मान लीजिए कोई आपका रिश्तेदार है और ऊपर चढ़ा हुआ है और वो आप ही से नेगोशिएट कर रहा है नीचे, तो जिस आदमी से बात हो रही है और जो बोल रहा है कि नहीं भाई नीचे आ जाओ, तो तुम ये मानते हो या नहीं, नहीं तो मैं कूदूंगा, दोनों के साथ चैलेंज है। वो जो बोल रहा है उसके साथ भी चैलेंज है और इसके साथ भी चैलेंज, क्योंकि इसने बिल्कुल ही कह दिया कि नहीं मैं मानूंगा तो नहीं लेकिन तुम नीचे आ जाओ, है ना। तो वो भी बहुत खतरनाक चीज है। तो अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, यही हमला कर सकते हैं नेटो के माध्यम से, यही हमला कर सकते हैं फिर से रशिया पे, और तो कौन करेगा। तो इनके ऊपर भी युद्ध को आगे ले जाने का या परमाणु युद्ध का खतरा। लेकिन एक बार अगर परमाणु बम चला दिया पुतिन ने, तो उसके बाद उसको कोई छोड़ेगा नहीं, ये बात पक्की है, और उसका साथ भी कोई नहीं दे पाएगा। और ऐसे में इंडिया की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने कहा है कि हम रशिया के साथ हैं अभी, मतलब हम रशिया से व्यापार करना बंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसने परमाणु बम चला दिया तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया के साथ आनी है, क्योंकि सबसे पहले हमको रिलेशन खत्म करने होंगे, क्योंकि तब बाइडेन बोलेगा कि सबसे पहले रिलेशन खत्म करो, और चाइना को भी बोलेगा, नहीं तो उसका खतरा तुमको भी झेलना है, तो चाइना को भी झेलना। अभी आपको लग रहा है कि चाइना के साथ बहुत तनातनी, लेकिन व्यापार पूरा चल रहा है, व्यापार में कोई कमी नहीं है किसी भी, न तो अमेरिका व्यापार में कोई कमी कर रहा है चाइना के साथ में, न भारत कर रहा है। ये सिर्फ विचारों की जो श्रृंखला है जो न्यूज़पेपर में और इधर उधर चलती है, बयानों में है, ये उधर नहीं है, व्यापार में कहीं कुछ नहीं है। लेकिन परमाणु बम चलने के बाद में दिक्कत पैदा हो जाएगी, तो इंडिया की डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा अगर चलता है तो। अच्छा, उसने बोल दिया है और अब नहीं चलाता है तब फिर पिटाई खाएगा। इसलिए आपने सिनेमा में देखा होगा, जो भी आत्महत्या करना जाता है उसकी पिटाई होती है या तो वो कूद जाए और मर जाए, अगर बच जाता है तो उसको सबसे पहले थप्पड़ मारते हैं। हीरो जो होते हैं ये फिल्मों में जो भी बचाने जाते हैं उसको पीटते हैं, क्योंकि वो तो पागल है ना, कूदने के लिए तैयार है, तो उसको होश में लाने के लिए उसको पीटा जाता है तो ये जो चीज है ये ठीक वैसे ही है, तो उसमें उसको बहुत नुकसान होगा। लेकिन अब वो होशियार व्यक्ति होगा तो ठीक, नहीं तो पिटाई खाने के बाद तुमने मुझे पीटा इसलिए अब तो मैं कूदूंगा तो वो और महंगा पड़ जाएगा, वो और महंगा पड़ जाएगा। तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो बचाने वाला भी जो है वो बहुत समझदार होना चाहिए। खास करके जिम्मेदारी किसकी है, धमकी देने वाले की भी और धमकी को लेने वाले की। धमकी ले कौन रहा है, किस तरह से धमकी को ले रहा है, ठीक है। तो ये मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक जंग चल पड़ी है
क्योंकि असली में तो रशिया को भागना पड़ रहा है, यूक्रेन से चला गया है वो लगभग, और अपने यहाँ के लोगों से कह रहा है कि सैनिक कम पड़ गए, सेना में तुमको भर्ती हो, तो लोग वहां से भाग रहे हैं, सैनिक यूक्रेन से भाग रहे हैं और लोग जो है रशिया से भाग रहे हैं, क्योंकि वो सेना में भर्ती नहीं होना चाहते। तो पुतिन का जो पूरा दांव है वो पूरा नेगेटिव चला गया, खत्म हो गया उसका, और स्थिति खराब है। तो ये वाला भी एक मुद्दा है जिसको आप ले सकते हो, वर्तमान प्रेजेंट स्टेटस रशिया यूक्रेन क्राइसिस का। क्योंकि पुराना तो हमने ले रखा है, नया डेवलपमेंट है, ये हमने आपको बताया। तो मुद्दे कुछ समझ में आ रहे हैं करंट अफेयर्स के? चलिए थोड़ा सा आप ज्योग्राफी में चलते हैं। तो एक और लिख लीजिएगा, मल्टीलेटरलिज्म, इंडिया का मल्टीलेटरलिज्म, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये भी, मल्टीलेटरलिज्म वाला। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब ये है कि इंडिया को अब तमाम देशों से बातचीत करते समय में, बायलेटरल रिलेशन में तो हम लोग खूब जाते हैं, लेकिन मल्टीलेटरलिज्म में हमको जाना चाहिए। और दो चीजों में हम आगे हैं, और G20 की बैठक इस बार अध्यक्षता इंडिया करने वाला है G20 की, और हमारे पास G20 बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बट पुतिन है उसमें, और अगर G20 की बैठक होती है और पुतिन अगर उस बैठक में पुतिन तो आएंगे फिर, तो उसके साथ कितने लोग, 20 लोगों को साथ में खड़े रह के फोटो खिंचाना पड़ता है, तो कितने लोग खड़े रहने की स्थिति में है पुतिन के साथ। अब खास करके रशिया यूक्रेन के बाद थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो G20 खटाई में है, और इस बार की अध्यक्षता किसके पास है? इंडिया के पास, विश्व गुरु के पास है। तो विश्व गुरु के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना, वो दिक्कत में है। तो हम बायलेटरल रहेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म छोड़े हैं, और दो चीजें हमारी स्ट्रेंथ है, दो बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी, एक तो डिजिटल और दूसरा एनर्जी ट्रांजिशन। दोनों में हम अच्छा कर रहे हैं और कर सकते हैं, दोनों में अच्छा कर रहे हैं, और ये दुनिया की रियल टाइम डिमांड भी है। डिजिटल इंडिया बनाना या डिजिटलाइजेशन में इंडिया बहुत आगे है, बहुत ज्यादा आगे है, और उसका श्रेय बहुत पहले की सरकारों को भी जाएगा, क्योंकि केवल मोदी को नहीं जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म सारे पहले बने हैं। तो अगर हम प्लेटफॉर्म मोदी के समय में जाएं, तो मोदी के समय में उन्होंने आधार को यूज किया जेएम के रूप में, जनधन आधार मोबाइल सबसे पहला। तो जनधन आधार मोबाइल में अगर आप तीन चीजों को देखें जेएम की, तो जनधन को अगर आप देखें तो जनधन खाते इसलिए पॉसिबल हुए क्योंकि शेड्यूल्ड बैंक्स थे हमारे पास में, सरकारी बैंक थे, गवर्नमेंट बैंक्स थे, और बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा। अगर वो नेशनलाइजेशन नहीं होता और वो प्राइवेट बैंक होते तो जनधन खाते नहीं खुल सकते थे, क्योंकि जनधन खाते जीरो बैलेंस पे खुले थे। प्राइवेट बैंक में आप अभी भी खाता खोलते हैं तो बोलते हैं 10,000 रुपए मेंटेन करो, तब हम फैसिलिटीज देंगे आपको। सरकारी बैंकों में जीरो पे फैसिलिटीज मिलना शुरू हो जाती है, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम सब। तो जनधन आधार मोबाइल में जो जनधन वाला पार्ट है वो 69 में उसका बेस जाएगा, और क्रेडिट गोज टू इंदिरा गांधी, ये इंदिरा गांधी को जाता है। मोबाइल क्रांति की, आधार की बात करें तो मनमोहन सिंह नंदन नीलेकणी को लेकर आए थे, और आधार शुरू हुआ था, UIDAI, उनका इन्फोसिस छुड़वाया था और उनको आधार बनाने के लिए कहा था। 12 डिजिट न्यूमेरिक डिजिट्स हैं जो आपको अवेलेबल कराए गए, और साथ में बायोमेट्रिक्स भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, डिजिटल डेटा है, और रियल टाइम आपको ऑथेंटिकेट करके भी देता है। तो उसको जनधन के साथ जोड़ने की बात आई थी, तो वो जो है वो फिर यूपीए गवर्नमेंट यानी मनमोहन सिंह के टाइम का। मोबाइल संचार क्रांति राजीव गांधी, सैम पित्रोदा लेके आए थे वो सैम पित्रोदा को, और सैम पित्रोदा ने फिर संचार क्रांति पैदा की, और मनमोहन सिंह के समय में ये सब 2G 3G तक 4G की तैयारी भी सब कुछ हो चुका था। तो कुल मिलाकर के जो जनधन आधार मोबाइल डिजिटल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है
और तीसरी चीज है यूपीआई जो निकला है एनपीसीआई से। एनपीसीआई का गठन वही 2007-8 में मनमोहन सिंह के समय में, हालांकि वो रिजर्व बैंक से नहीं है, वो बैंकों के ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन ने बनाया हुआ। बट एनपीसीआई से यूपीआई बना है। पर यूपीआई ने सबसे अच्छे से काम किया 2016 में शुरू किया, और पेटीएम आया, आपको मालूम है डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे रातों रात तो एकदम तो उठ खड़ा नहीं होगा। एनपीसीआई तो 2007-8 में आया, उसी ने यूपीआई बनाया था। इंटरनेट बैंकिंग भी बहुत अच्छे से काम कर रहा था पहले, और पेंडेमिक में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, फिजिकल कांटेक्ट्स नहीं थे, तो कैश और डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे कैश भी जो है वो लोगों का चला गया, तो फिर यूपीआई पे ही सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए। तो एक हमारी स्ट्रेंथ है यूपीआई। इंडिया की स्ट्रेंथ में क्या क्या है? जनधन, आधार, मोबाइल, सारे बैंक खाते जुड़ गए, ये जुड़ गया, इसीलिए हमारे यहाँ कैश ट्रांसफर बहुत आसानी से। मोदी जी अभी 5G की लॉन्चिंग में इन सबको गिना भी रहे थे कि हमारे यहाँ जब पूरी दुनिया जो है लाइन में लगी हुई थी और कैश नहीं पहुंचा पा रहे थे, और हम सबके खाते में डायरेक्ट कैश पहुंचा रहे थे, तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर भी मनमोहन सिंह का है, आधार भी मनमोहन सिंह का। तो ये सारा तो आपको तो बना बनाया मिला है ना, विरासत में मिला है, ठीक है। और ये इन सब की तारीफ हो रही, जबकि मोदी प्रखर विरोधी थे इन सब चीजों के, लेकिन यूज करने में वो सबसे आगे हैं, इनको सबसे पहले यूज किया। तो जो भी प्रधानमंत्री होगा वो यूज करेगा, इनकी जगह कोई दूसरा होता तो वो भी यूज करता, उसमें कोई स्वाभाविक सी बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये चीजें समझ में आई। तो ये डिजिटल रूप से जो हम लोग इस तरह से ताकतवर बने हैं, ये दुनिया में हम मल्टीलेटरल में न जाकर के, अगर हम इंडिविजुअल भी जाते हैं, लेकिन मल्टीलेटरल वाले में भी हम लोग लीडरशिप की तरह जा सकते हैं। और मोदी जी ने कहा भी कि ये जो नया रिवॉल्यूशन है, हम मैन्युफैक्चरिंग में तो हमारी बस छूट गई थी, और फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में फायदा हमने नहीं उठाया। फर्स्ट बताया था आपको स्टीम इंजन, सेकेंड इलेक्ट्रिसिटी बताया था, थर्ड कंप्यूटर वाला बताया था। उसमें भी राजीव गांधी की वजह से थोड़ा थोड़ा हम पीछे वाले गेट होता है ना बस का, उससे चढ़े थे आगे के गेट पे तो हम लोग मिस कर गए थे, लेकिन बस के पिछले वाले गेट से लटक गए थे, तो उससे अंदर तो पहुंच ही गए। और फोर्थ इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये वो, और साथ साथ 5G टेक्नोलॉजी, तभी तो वो होलोग्राम और उन सब से बात कर रहे थे। तो वो सब चीजें होने लगी है और होगी। और टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, इन सब में जो है इंडिया बहुत अच्छा करेगा और हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो डिजिटल वाले में हम लोग लीडरशिप में हैं, दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में तो डेफिनेटली हैं। दूसरी बात आएगी जो मैंने अभी बताई, एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन में कल्प्रेट बहुत सारे कंट्रीज हैं, कई बार इंडिया को बताया जाता है, लेकिन अभी तक जिन लोगों ने सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन किया है, कार्बन एमिशन किया है, उनमें अमेरिका है और यूरोप के देश हैं, क्योंकि कैपिटलिस्ट कंट्री है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उन्होंने सबने किया। और रियल जो विलेन है वो तो वही है, और वर्तमान में यदि कोई विलेन है तो वो चाइना है। इंडिया तो दोनों जगहों पे नहीं है, न तो हमने पहले कभी कार्बन इतना वायुमंडल में छोड़ा है, ना ही आज हम छोड़ रहे हैं, तो हम तो जिम्मेदार हैं ही। मतलब हम कार्बन एमिशन में तो कभी भी आगे नहीं रहे, न तो पहले थे ना और न भविष्य में होने की संभावना है, क्योंकि अब हमने तय किया है कि हम जीरो की तरफ जाएंगे, जीरो एमिशन जाएंगे। तो अब तो सवाल ही नहीं उठता कि हम दुनिया में आगे रहेंगे। तो इसका मतलब गलत काम करने में हम दुनिया में आगे नहीं है, तो फिर यहाँ हम वाकई में विश्व गुरु बन सकते हैं तो एनर्जी ट्रांजिशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल पे यदि जाते हैं तो इंडिया कभी पीछे नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ रहे हैं, और 2030-40 तक यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ा लेते हैं, हाइड्रोजन एनर्जी हम लोग यूज कर लेते हैं और रिन्यूएबल पे चले जाते हैं, तो डेफिनेटली ग्रीन एनर्जी में हम लोग एनर्जी ट्रांजिशन में भी सुपर पावर बन सकते हैं पूरी दुनिया में। तो 2 चांस है हमारे पास जिसमें दुनिया में हम सुपर पावर जा सकते हैं। कोविन पोर्टल हमारे इंडिया का दुनिया के दूसरे तमाम देश जहां कंप्यूटर भी ज्यादा है, इंटरनेट भी ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है, 5G भी पहले आ गया, लेकिन उनके यहाँ कोविन जैसा पोर्टल नहीं था, क्योंकि पहले से उसके लिए आधार होना बहुत जरूरी है। आधार फिर मोबाइल से जुड़ा हुआ होना जरूरी है, यानी हर व्यक्ति के पास मोबाइल। कोविन पोर्टल पे 2 चीजें, 2 शर्तें हैं ना, आधार भी चाहिए और मोबाइल भी।
खैर आधार नहीं होगा, दूसरा कार्ड होगा तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने आधार ही यूज किया। तो ये एक क्रांति है। और ये दो चीजें एक एक व्यक्ति के पास पहुंच गई है तो हर व्यक्ति के साथ जुड़ा जा सकता है, हर व्यक्ति के बैंक खाते से जुड़ा जा सकता है, मजबूरी में उसके खाते में पैसे डाले जा सकते हैं, उसको बचाया जा सकता है। और अधिकांश लोग पीडीएस से और उससे पहले से जुड़े थे, बच्चे मिड डे मील से और आंगनवाड़ी पोषाहार केंद्रों से उनसे पहले से जुड़े हुए थे। तो बच्चों की सुरक्षा तो पहले नंबर पे, उनको तो 3 तरह से बचाया जा सकता है। पीडीएस के तहत अनाज मिलेगा तो घर में जाएगा तो बच्चों को खाने में आ सकता है, वहां अगर नहीं होगा तो मिड डे मील में स्कूल में उसको खाने के चांसेस हैं, और फिर आंगनवाड़ी वाले वहां चले जाएंगे, और कैश ट्रांसफर से भी उसको सुविधा दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के आपदा आने पर बच्चों को बचाया जा सकता है भारत में। और अनाज में तो आत्मनिर्भर है ही। तो इंडिया की स्ट्रेंथ जो है आप समझ रहे होंगे, और अगर केवल एनर्जी ट्रांजिशन में पकड़ लिया तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा जो है आपको समझ में आया होगा कि बायलैटरल रिलेशन भी इंडिया के रहे, मल्टीलेटरल रहे, तो भी अगर नीयत अच्छी रही और अगर यही प्रयास रहे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सपोर्ट करता है। इंडिया के लोगों को भी कहो कि भाई पॉल्यूशन बहुत होता है, डीजल पेट्रोल के बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ, तो वो चला लें। और सरकार जिस दिन जबरदस्ती करेगी, निवेदन करेगी और किसी दिन आदेश ही दे देगी कि ये राष्ट्र हित में है और नेशनल इंटरेस्ट में आपको करना है, तो वो कर भी लें। तो इंडिया इस तरह की चीजों से पहले भी जूझता आया है और अभी भी करता है। चलिए एक और चीज कवर करवा देता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेल्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़ रहा है, हेल्थ के सेक्टर, चिकित्सा के क्षेत्र में, इलाज में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आता है, एक तरह का रोबोटिक्स, या यूं कहें कि चैटबॉट्स जो आप लोग देखते हुए सर, तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये एक रिवॉल्यूशन है। अगेन कई तरह की रिवॉल्यूशन हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आई तब फिर रिवॉल्यूशन हुई थी, ये एक और अलग रिवॉल्यूशन है। इस पे जब कभी निबंध लिखने को आए, मैटर लिख सको तो ये बना के रखो, तैयार करके रखो। शुरुआत ऐसे होती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यदि आप हेल्थ के सेक्टर में लेते हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग 2 तरह से काम करता है। 2 तरह की चीजें, एक तो वो मिमिक्री करता है ह्यूमन माइंड की, ह्यूमन माइंड की और ह्यूमन बिहेवियर की मिमिक्री करना, मिमिक करना उसको, यानी उसको कॉपी करता है, ह्यूमन माइंड को और ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी करना। और दूसरा, वो डेटा के साथ में कुछ चीजें सीखता है और टाइम को कम कर देता है। जो टाइम लगता है ह्यूमन को सीखने में, एक्सपीरियंस लेने में, वो बहुत ज्यादा टाइम होता है। तो इसको कहेंगे क्यूमुलेटिव लर्निंग। क्यूमुलेटिव लर्निंग का मतलब यह है कि इकट्ठी होती है लर्निंग, हमारी इकट्ठी होती है। 10 साल का बच्चा बहुत सारी गलतियां करता है, 15 साल वाला उससे कम करता है, 20 साल वाला उससे कम करता है, धीरे धीरे 30-40 साल तक पहुंचता है तो आदमी की गलतियां बहुत कम हो जाती हैं, काफी संभल करके चलने लगता है व्यक्ति, क्योंकि उस लाइफ में बहुत कुछ सीख चुका है। तो ये क्यूमुलेटिव लर्निंग है और इसमें 30 साल लग गए सीखने में। और अगर ये सारा डेटा कंप्यूटर को अवेलेबल करा दिया जाए तो वो 1 सेकंड में वही काम करेगा जो 40 साल वाला आदमी कर रहा है, लेकिन 40 साल वाले व्यक्ति को तो 30 साल लगे वहां तक पहुंचने में। कंप्यूटर तो फर्स्ट डे ही कर रहा है। अगर हम ये देखें कि रेलवे की इंक्वायरी पे अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और ऐसे रेलवे इंक्वायरी पे काम करने वाले कर्मचारियों को हम 200-300 कर्मचारियों को सर्वे करें, उनको एक जगह बिठाएं और उन सबसे पूछें कि रेलवे में इंक्वायरी करते समय में लोग क्या क्या पूछते हैं, काउंटर पे आके क्या पूछते हैं, ट्रेन का टाइम, ये सीट मिल जाएगी क्या, रिजर्वेशन मिल जाएगा क्या, कितनी बजे पहुंचेगी, कितनी बजे ट्रेन आएगी, कई तरह के सवाल है। तो हजारों तरह के सवाल हो सकते हैं। अगर इन हजारों तरह के सवालों को इकट्ठा करके इनका डेटा बना लिया जाए और इनका वही FAQs, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो आप लोग देखते हो हर वेबसाइट पे, उनके आंसर भी बना लिए जाएं, जो ऑलरेडी रेडीमेड आंसर भी वो लोग देते हैं कि आपके क्वेश्चन अगर इससे मिले जुले हों तो आपका आंसर तो ऑलरेडी तैयार है, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की चीजें, अगर रेलवे इंक्वायरी के मामले में यदि चैटबॉट बनाया हुआ है लेकिन हल्का है वो भी, वही रशिया युग, लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं होशंगाबाद ट्रेन कब पहुंचेगी वो बता दे, उसका आंसर उसके पास, रियल टाइम आंसर भी वो उधर सर्च करके बता देगा अपने सिस्टम से।
वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। लेकिन इतनी सारी चीजें दे दोगे तो 99% क्वेश्चंस तो सॉल्व हो गए, जबकि वहां ह्यूमन को बिठा रखा है, कई बार वो जवाब नहीं देता ठीक से तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, रिवॉल्यूशन है। ठीक ऐसे ही किसी मरीज को मान लीजिए जॉन्डिस हुआ या कोई बीमारी हुई या उसके लक्षण हैं, तो एक डॉक्टर देखता है पहली बार कि इसका ब्लड टेस्ट करवाया तो उसने हीमोग्लोबिन देखा, इधर देखा तो आंखों में पीलापन है या और कोई चीज है, ऐसे बहुत सारे लक्षणों से उसने पहचाना और फिर उसने डॉक्टर ने दवाई लिखी जॉन्डिस की। फिर तीसरी बार जो पेशेंट आया उसमें कुछ दूसरे ही लक्षण थे और जॉन्डिस निकला। जब उसका विडॉल हुआ और वो हुआ, या विडॉल तो उसमें टाइफाइड में करते हैं, जॉन्डिस वाला जो भी टेस्ट है वो हुआ, उसमें जॉन्डिस बताया, उसको लगा अच्छा ये। तो ऐसे एक्सपीरियंस से उसकी प्रैक्टिस, हम बोलते हैं डॉक्टर की प्रैक्टिस चलती है, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है वो, क्योंकि वो दिन में बहुत सारे मरीजों को देखता है, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी मानी जाती है। और 40 साल की प्रैक्टिस है तो बहुत अच्छा डॉक्टर है। और ऐसे 40 साल तक जो एक्सरे देख रहा है, ऐसे 40 साल तक जो टेस्ट देख रहा है, ऐसे 40 साल से जो MRI देख रहा है, ऐसे डॉक्टरों के एक्सपीरियंस से यदि कोई डेटा तैयार किया जाए तो फिर कंप्यूटर को अगर आप फोटोग्राफ दिखाएंगे, एक्सरे दिखाएंगे, ब्लड रिपोर्ट दिखाएंगे, अपलोड करेंगे तो वो रिजल्ट देगा। तो इसका मतलब वो तो 40 साल के डॉक्टर के बराबर काम कर रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना, कि वो सेकंड्स में काम करता है। और एक साथ उस सॉफ्टवेयर की तो कई सारी कॉपीज हो सकती हैं, उसको तो डुप्लीकेट किया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन बहुत जबरदस्त है उसका। तो आपके डॉक्टरों की कमी का जो है बहुत सारा, कुछ नहीं तो उसको हेल्प में तो यूज कर ही सकते हैं। कोविड में तो यही हुआ, जितने भी लोगों के लंग्स डैमेज हुए तो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चेक करवाया, क्योंकि इतने सारे लोगों का तो आप एक साथ डॉक्टरों के दिखाई नहीं सकते थे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी रोबोट की कितनी प्रैक्टिस हो गई है, रोबोटिक्स भी आ गया, मशीन लर्निंग भी आ गई, और ये भी। और इंग्रेडिएंट यदि आपने डाल लिए तो 3D प्रिंटर से मेडिसिन भी बन के आ जाएगी। 3D प्रिंटिंग उसी का पार्ट है। पाउच मार्केट में मिलेंगे और उस पाउच में से अगर आपने फार्मूला डाला और प्रिंट क्लिक किया, प्रिंट पे क्लिक किया, तो उस इंग्रेडिएंट में से वो केवल उन्हीं को लेगा जो उसको उस मेडिसिन को बनाने के लिए जिम्मेदार। तो 3D प्रिंटिंग यहां काम कर जाएगा। ऑर्गन्स बन जाएंगे 3D प्रिंटिंग से। तो ये एक रेवोल्यूशन है। अगर AI इस फील्ड में आया और इससे किया तो कई फील्ड में चीजें, ग्लूकोमा के लिए हो चुका है ऑलरेडी, रेटिनोपैथी के लिए आ चुका है। खास करके कोलेटरल डैमेजेस जो ब्रेन की सर्जरी में होते हैं, ट्यूमर निकालते समय, कोई लेजन है, कोई ट्यूमर है ब्रेन में, और अगर उसको आप रिमूव कर रहे हो तो उससे बहुत सारे कोलेटरल डैमेज होते हैं, क्योंकि ब्रेन के कई से ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े हुए हैं। और अगर आप किसी ट्यूमर को ब्रेन में से निकालेंगे तो बाद में बिहेवियर चेंज हो सकता है, उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाए। कई बार उसकी याददाश्त चली जाए या घर वालों को पहचानना मना कर दे तो फिर तो वो जिंदा लाश की तरह ही है, कि वो किसी को पहचानता नहीं है और उसका नाम सुरेश है। उसका नाम लेके भी बुलाओ तो वो रेस्पॉन्स नहीं देता, और माँ बाप और भाई बहन किसी को नहीं पहचानता तो बहुत झंझट हो जाएगा। तो ये जो डैमेज होता है ये सब आप AI से पहले पता कर सकते हो कि ऑपरेशन करना है या नहीं करना, या किस ऑपरेशन में कितने रिस्क है और ये कहाँ जाएगा, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे इस ऑपरेशन के। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन दिनों में पता चलाया जा रहा है। तो ये तो एक रिवॉल्यूशन हो चुका है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे काम करेगा, ड्रग्स में कैसे काम करेगा, डायग्नोसिस में कैसे काम करेगा, क्योर में कैसे काम करेगा, प्रिवेंशन में कैसे काम करेगा। तो प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड क्योर तीनों लेवल पे काम करेगा। ठीक है, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड क्योर। तो खास करके ऐसा डेटा यदि, खास करके चाइना का फेल्योर देख करके, वुहान, चाइना को टेक्नोलॉजी में बहुत आगे माना जाता है, और वुहान लैब में यदि गलती से कोरोना तैयार हुआ या किसी भी कारण से कोरोना आया तो वुहान में सबसे पहले आया था। और केवल उसी जगह अगर उसको रोक दिया जाता और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, वायरस वहीं कंटेन हो जाता, तो दुनिया में कोरोना आता ही नहीं, तो 2 साल खराब नहीं होते इकोनॉमी के। आज ये सारी चीजें वहीं से देखने को मिल रही। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस प्रकार के एपिडेमिक के लिए या वायरसेस के लिए, बैक्टीरिया के लिए, प्रोटोजोन्स के लिए अगर यूज किया जाए तो फ्यूचर के पेंडेमिक से बचा जा सकता है। तो तमाम सरकारें, इंडिया भी नेशनल ड्रग डिजीज एंड ड्रग्स एंड कंट्रोल, ड्रग एंड डिजीज कंट्रोल वाला जो है NCDC,
वो इस पे काम कर रहा है, एआई पे। और अगर ये सफल होता है तो डेफिनेटली वैक्सीन से लेके तमाम चीज़ों में हम इसको यूज़ कर पाएंगे। तो पूरा एक आइडिया आ गया अच्छा खासा। ये जितना मैंने मटेरियल आपको बताया, ये कम से कम न्यूज़पेपर के 50 आर्टिकल पढ़ने के बाद ये लेवल आएगा, जो मैंने केवल आपको अभी पिछले आधे घंटे में, पौन घंटे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। 50 आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे मिनिमम आपको, तब जा करके ये इतनी समझ बढ़ेगी, इतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो आपको बिल्कुल पका हुआ थाली में परोसा हुआ खाना मिला है, ठीक है। बस इसको यूज़ करिए, इसको यूज़ करिएगा, इससे आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा, लिखने का स्टाइल बढ़ेगा। तो पिछली बार की जो क्लासेस होती थी 2 साल पहले, 4 साल पहले पुराने, उससे हमने पूरा मोड चेंज कर दिया है। मैं पूरा उसको यूपीएससी के आंसर राइटिंग के लेवल पे लेके आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आपको होमवर्क ज़्यादा दे रहा था, अब मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आइए साउथ अमेरिका देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका देखा था, सेंट्रल अमेरिका के कुछ कंट्रीज लिख लीजिए। सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज में आइए, मेक्सिको देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में मेक्सिको देख रहे हो ना आपने, यूकाटन पेनिनसुला, ये जो बाहर की तरफ पेनिनसुला निकला हुआ दिख रहा है आपको सेंट्रल अमेरिका के ऊपर, कैरिबियन की तरफ मूव करता हुआ नीचे और नीचे ग्रीन वाला, वो तो मेक्सिको है। इसके ऊपर जो हॉर्न की तरह दिख रहा है, हाँ ये मेक्सिको है। नीचे जाओ, हाँ इसके ऊपर, हाँ ये है यूकाटन पेनिनसुला, लिखा भी होगा वहाँ यूकाटन। बहुत इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है। पहले बताया था हमने यूकाटन के बारे में, नहीं बताया मेक्सिको के। माया सभ्यता, मायन सिविलाइजेशन यहीं से निकली। और मैंने बताया था केव से यहाँ पर, और पानी वहीं केव्स में मिलता है, यहाँ छोड़ा था हमने। कैरिबियन है, वो भी सेंट्रल अमेरिका है, कैरिबियन भी सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है। बस ये यूकाटन से नीचे जो है वो आपको मिलेगा सेंट्रल अमेरिका। यूकाटन तक क्या कौन है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। मध्य अमेरिका जिसको कहा जाता है, सेंट्रल अमेरिका जिसको कहा जाता है, उसमें एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ अटलांटिक ओशन। तो कैरिबियन साइड में जब आप देखोगे छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, बहुत सारे कैरिबियन द्वीप। ये कैरिबियाई जो द्वीप हैं ये सारे अटलांटिक ओशन में, जबकि इस तरफ आओगे आप तो पैसिफिक, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। ठीक है। ऊपर आप फर्स्ट कंट्री देखोगे बेलीज, सेंट्रल अमेरिका में बेलीज। बेलीज जो है उधर अटलांटिक ओशन की तरफ। सेंट्रल अमेरिका के जो 7 कंट्रीज हैं, सेंट्रल अमेरिका में 7 कंट्रीज हैं कैरिबिया को छोड़ के, यहीं पे पनामा से पहले। तो ये जो 7 कंट्रीज हैं, ये 7 कंट्रीज में से 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो किसी एक महासागर की तरफ खुलते हैं। तो बेलीज केवल उधर खुलता है, अटलांटिक ओशन की तरफ। और एल सल्वाडोर जो है वो केवल पैसिफिक की तरफ खुलता है। एक होंडुरास है, एक ग्वाटेमाला है, होंडुरास एंड ग्वाटेमाला। तो एल सल्वाडोर वही है, नाइब बुकेले वाला, जिसने पहली बार बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया, बिटकॉइन करेंसी लागू कर दी अपने यहाँ, क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर बना लिया, नाइब बुकेले। ये एल सल्वाडोर वही वाला है। फिर है निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। पनामा कैनाल कौन से कंट्री से जुड़ रहा है? वेनेजुएला से। साउथ अमेरिका के अब शुरू होगा साउथ अमेरिका पनामा के बाद। हाँ, कोलंबिया से ज्वाइन कर रहा है, सही है। उसके पास में वेनेजुएला है,
वेनेजुएला अगेन रिच कंट्री है किस मामले में, ऑयल, नेचुरल गैस और इन सब में। ये पूरा साउथ अमेरिका जो है ये फ्रेंच, स्पेनिश, इन लोग पोर्तुगीज, इनके कब्जे में रहा है। पूरा साउथ अमेरिका कॉलोनी था ये किसी समय में। और वेनेजुएला के पास में 3 गुयाना दिख रहे होंगे आप, ठीक है, ब्रिटिश गुयाना, डच गुयाना और फ्रेंच गुयाना। तो जो डच गुयाना है उसको सूरीनाम कहते हैं, सूरीनाम। डच गुयाना का नाम है सूरीनाम। तो गुयाना के 3 पार्ट है, गुयाना 3 है। एक को केवल गुयाना लिखते हैं, वो ब्रिटिश गुयाना। जो केवल गुयाना है वो ब्रिटिश गुयाना, पास में डच गुयाना जिसका नाम सूरीनाम, उसका नया नाम है सूरीनाम। कुछ लोग हिंदी से बोलते हैं सूरीनाम, यानी हिंदुस्तान से उसका वो लेना देना जो भी है। और तीसरा है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना बहुत फेमस है कोरू के लिए। कोरू प्रक्षेपण केंद्र, सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, हमारा भी इसरो भी करता है वहां से सैटेलाइट लॉन्च। दुनिया के अधिकांश स्पेस एजेंसी कोरू जाकर के फ्रेंच गुयाना से सैटेलाइट लॉन्च करती है। तो बहुत ही फेमस स्टेशन है। थोड़ा थोड़ा परिचय लग रहा है, ज्यादा कठिन नहीं लगेगा, एक बार अच्छे से परिचय कर लोगे। नहीं एटलस लेके नहीं आए तुम? हाँ अच्छा, लास्ट क्लास में नहीं थे। हाँ, तो वो एटलस लेके आइए सभी लोग, तो फिर आपको बहुत आसान हो जाएगा। आपको कोई क्लास नहीं करनी पड़ेगी। मैं परिचय का कहानी, अभी तो कहानियां बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, बहुत सारे रिसोर्सेज की बात करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। ज्योग्राफी इस तरह से कोई नहीं पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ने का बिल्कुल ही अलग तरीका है, ठीक है। और बहुत बड़ा क्षेत्र जो आपको दिखाई पड़ रहा है, अमेज़न का रेन फॉरेस्ट और अमेज़न का बेसिन, ब्राजील, ठीक है। मात्र 2 कंट्री ऐसे हैं साउथ अमेरिका के जो ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाते, बाकी सभी देशों की सीमा ब्राजील के साथ लगती है। एक चिली आपको पतली सी है ना दिखाई दे रहा है, कंट्री प्लेट के रूप में, तो चिली। और दूसरा इक्वेडोर जहां से इक्वेटर एंटर करता है साउथ अमेरिका में, इसलिए डोर ऑफ इक्वेटर बोल सकते हैं इसको, इक्वेडोर, डोर ऑफ इक्वेटर, भूमध्य रेखा। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा की शुरुआत हो रही है वहां से। और इधर थोड़ा सा साइड में देखेंगे इक्वेडोर के इधर, तो गैलापागोस आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है डार्विन की वजह से। डार्विन अपना बीगल जहाज लेकर के यहीं पे पहुंचे थे। बायोडाइवर्सिटी तो बर्ड नहीं था, लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स, और डार्विन की फिंचेस, जो बर्ड्स हैं यहाँ के, उनको डार्विन की फिंचेस कहते हैं। टॉर्टाइस के लिए जाना जाता है, तो जाकर के गूगल में सर्च करिएगा गैलापागोस टॉर्टाइस, दुनिया का सबसे बड़ा टॉर्टाइस, कछुआ, गैलापागोस टॉर्टाइस, डार्विन की फिंचेस। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यहीं लिखी थी, मान के चलिए, मतलब आइडिया यहीं का था। पूरे सारे एग्जाम्पल गैलापागोस के हैं। तो डार्विन की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है ये गैलापागोस आइलैंड्स। यहाँ से उसे बहुत सीखने को मिला। और सबसे बड़ी चीज है कि ये करीब 1200 किलोमीटर दूर होने की वजह से एकदम इसके साथ इंटरमैच भी नहीं करता, और अलग ही यहाँ की एंडेमिक स्पीशीज है, तो इकोलॉजी बहुत अलग है। तो गैलापागोस आइलैंड को जरूर पढ़िएगा और इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी भी करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा नोट्स बनाइए उसका। तो इक्वेडोर समझ में आ गया। पेरू, ठीक है। फिर नीचे ग्रीन वाला कंट्री, बोलीविया, और चिली के साथ चलता है अर्जेंटीना, बिल्कुल नीचे तक अर्जेंटीना।
चिली और अर्जेंटीना दोनों खनिज के नाम पर है। अर्जेंटीना अर्जेंटिनम चांदी, एजी सिल्वर। अगर आप केमिकल सिंबल देखेंगे तो अर्जेंटम, चांदी को अर्जेंटम कहते हैं, और एजी उसका, और चांदी ज्यादा मिलती है इसलिए ये अर्जेंटीना। और चिली साल्ट पीटर और है किसका? तांबे का, कॉपर का। चाल्कोलिथिक इसी से निकला है, चाल्कोलिथिक, ताम्रपाषाण युग बोलते हैं ना, कॉपर स्टोन एज, चाल्कोलिथिक, चिली। समझ में आ गया? और चिली साल्ट पीटर तो बताइए आपको। तो तांबे का क्षेत्र होने की वजह से और उस चांदी का क्षेत्र होने की वजह से। और बाकी आप देखते हो पराग्वे और उरुग्वे, नीचे चले जाओगे तो उरुग्वे बहुत छोटा सा देश, थोड़ी सी बड़ी बाउंड्री बनाता हुआ दिख रहा है पराग्वे, लैंडलॉक्ड, आखिरी तक चला जाता है। और आखिरी में जो बिल्कुल जो आइलैंड है, पेनिनसुला, वो आइलैंड पे आधा आधा दोनों का कब्जा है, चिली का भी और अर्जेंटीना का भी। पढ़िएगा उसका नाम और उसके बारे में थोड़ा सा, कुछ चीज समझ में आई। और ये जितने भी द्वीप हैं इधर पैसिफिक ओशन में, इसमें अटलांटिक में अधिकांश जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं, इन सब पे जो है कब्जा यूके का ज्यादा है। अधिकांश द्वीप, फॉकलैंड द्वीप, तमाम प्रकार के और भी ऊपर द्वीप देखोगे तो सारे द्वीप देखिएगा, यूके का कब्जा ज्यादा है, एक आध पे फ्रेंच का है, बाकी यूके के पास, सब यूके के पास है। और आज भी यूके छोड़ता नहीं, कई चीजों पे, फॉकलैंड पे तो दावा भी करता है अर्जेंटीना, पर वो छोड़ता नहीं, क्योंकि वहां पर ऑयल एंड नेचुरल गैस और बहुत सारे रिजर्व्स, उस वजह से नहीं छोड़ता। बाकी वो टूरिज्म और उसका सेंटर है, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई। दक्षिण अमेरिका जाना पहचाना लग रहा है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। नदियों में सबसे बड़ी नदी अमेजन और उसका बेसिन, तमाम नदियां, उसकी ट्रिब्यूटरी, अमेजन का जंगल आप जानते ही हो, पृथ्वी के फेफड़े कहे जाते हैं, बहुत बड़ा जंगल है, वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट है, और बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, पेरू की भी और इसकी भी, बोलीविया की भी और इसकी भी। बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली, इन तीनों को लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, लिथियम ट्रायंगल। दुनिया का जितना लिथियम है, लिथियम क्यों इंपॉर्टेंट है? बैटरीज के लिए, खास करके मोबाइल की बैटरी लिथियम बैटरी है, और भी ईवी वगैरह हम बनाएंगे तो भी। तो लिथियम दुनिया का जितना भी है उसका 50% से ज्यादा लिथियम केवल इन तीन देशों में, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली, इसलिए लिथियम ट्रायंगल। कभी आपसे पूछे लिथियम ट्रायंगल कौन होता है, तो ये तीन कंट्री है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है परीक्षा में सीधे सीधे क्लिक कर जाए, जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीधे सीधे क्लिक कर जाए, बाकी तो कहानी हम लोग देखेंगे ही। क्रॉप्स में देखेंगे तो कॉफी, साओ पालो कॉफी बंदरगाह बोलते हैं हम लोग, ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो, कॉफी बहुत होता है इधर। कोकेन, कोक जो होता है, कोकेन, ड्रग्स का कारोबार बहुत है, इसलिए यहां स्पोर्ट्स में बैन भी बहुत होता है, लोगों के ऊपर डोपिंग में बहुत लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि फुटबॉल का क्षेत्र है। उधर यूरोप में आप जाते हो तो स्पेनिश क्लब है, फ्रेंच क्लब है, पोर्तुगीज है, ब्रिटेन का ब्रिटिश क्लब है, तो यूरोप तो है ही है फुटबॉल के लिए। लेकिन चूंकि ये उनकी कॉलोनी रहे तो इनको फुटबॉल सिखा गए, हमारे यहाँ क्रिकेट सिखा गए अंग्रेज है ना, अंग्रेज हमारे यहाँ क्रिकेट सिखा गए, और वहां अगर हमारे यहाँ स्पेनिश, फ्रेंच या पोर्तुगीज होते तो हमें फुटबॉल सिखाते, और हम आज फुटबॉल टीम में आगे रहते। तो ये लोग फुटबॉल टीम, अर्जेंटीना के खिलाड़ी वगैरह देख लो भैया कौन कौन, आप जानते ही हो, बड़े नामी गिरामी, मैराडोना वगैरह सब। तो खेल में फुटबॉल सबसे आगे, ठीक है। बाकी कुछ कल्चर, ट्राइब्स, ये सब चीजें हम आगे के लिए रखेंगे। बाकी दक्षिण अमेरिका पढ़ना शुरू करो, एक एक कंट्री को पढ़ना शुरू करो, आसानी से हो जाएगा, ज्यादा नहीं है झंझट। अब तो मैंने नाम तो सबके बता दिया। अब कैपिटल
सब लोग तैयार करो उसकी, वहाँ की इकोनॉमी तैयार करो, वहाँ इकोनॉमी में सबसे बेस्ट कौन क्या करता है, अभी कुछ तो मैंने हिंट दिया है। दूसरा, राष्ट्राध्यक्ष कौन है, वहाँ का चीफ कौन है, पिछले इलेक्शन के रिजल्ट्स देखो, कोई बड़ा इंसिडेंट हुआ इन दिनों में, करंट अफेयर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखो, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। तो नीचे अंटार्कटिका है, वो भी निपटा लेते हैं। अंटार्कटिका भी 5वें नंबर का महाद्वीप है, यूरोप से भी बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। इसके एरिया के हिसाब से जाएंगे तो अंटार्कटिका एंटी आर्कटिक, आर्कटिक का उल्टा है इसलिए इसका नाम है एंटी आर्कटिक। रीजन बोलेंगे तो एंटी आर्कटिक रीजन, और जब कॉन्टिनेंट का नाम होगा तो एंटार्कटिका। एंटार्कटिका, एंटार्कटिक और एंटार्कटिका, रीजन एंटार्कटिक रीजन, एंड कॉन्टिनेंट बोलेंगे तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। इंटरनेशनल टेरिटरी है, यहां केवल रिसर्च चला हुआ है। इंडिया ने अभी अभी बिल लेके आए हैं लोकसभा में, अंटार्कटिका बिल, फर्स्ट टाइम इंडिया में लेजिस्लेशन हो रहा है, लोकसभा में बिल प्रस्तुत हुआ है, अंटार्कटिका बिल 2022। इसलिए इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका, क्योंकि भारत सरकार कानून बनाने जा रही है अंटार्कटिका के ऊपर। अंटार्कटिका के ऊपर काफी देशों ने, 12 देशों ने ऑलरेडी कानून बना लिया। हमारा डोमेस्टिक लेजिस्लेशन उन्होंने कर लिया, अपनी अपनी संसद में बना लिया है। तो क्या बनाते हैं कानून में? कानून में ये है कि एक तो परमिट लेना होगा जो भी जाएगा अंटार्कटिका पे, जो भी जाएगा। 3 स्टेशन है अंटार्कटिका पे इंडिया के। सबसे पहला स्टेशन था दक्षिण गंगोत्री, जो बंद हो चुका है, इंदिरा गांधी ने बनवाया था 1983 में। 1981 में हम सिग्नेटरीज बने थे, बकायदा हमने इसको ज्वाइन किया था, अंटार्कटिका ट्रीटी को। अंटार्कटिका ट्रीटी को हमने 81 में ज्वाइन किया। 83 में हमने स्टेशन बनाया दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, जो अब लगभग ऑपरेशनल नहीं है, अब वहां कोई काम नहीं होता। फिर हमने स्टेशन बनाया दूसरे नंबर का मैत्री, यस। तीसरे नंबर का मोदी जी के समय में 2016 में अभी ऑपरेशन शुरू हुआ है, 2016 में भारती, नया स्टेशन भारती। अब इन स्टेशन पर चूंकि इंडियंस जाएंगे तो वहां अगर क्राइम अगर हुए इंडियन ट्रूप के साथ में किसी दूसरे देश के, खास करके हमारे ही लोगों ने अगर किसी ने क्राइम किया, वहां किसी को धोखा दिया, चोरी की या किसी का मर्डर कर दिया, तो फिर इंडियन जुरिस्डिक्शन लागू हो जाएगा। हमारे कोर्ट, अंटार्कटिका कोर्ट रहेगी, जो कोर्ट रहेगी उसका नाम रहेगा अंटार्कटिका कोर्ट। वैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वहां तक जाएगा, ठीक है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन रहेंगे, रीट वाले सब, कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा वाला हो जाएगा। तो जुरिस्डिक्शन एरिया वहां तक पहुंच जाएगा। एक चीज अभी तक ये नहीं था। दूसरी चीज है कि परमिट होंगे, अनुमतियां मिलेंगी, यहाँ की मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी, सबके सिग्नेचर से ऑर्डर होंगे, वो काम आएंगे, नोटिफिकेशंस काम आएंगे इंडियन गवर्नमेंट के, बहुत सारी चीजें। तो चूंकि एक बार कानून बन जाएगा तो हम बकायदा अंटार्कटिका के जो एक्सपेडिशन है उसके चीजें व्यवस्थित होने लगेंगी, लीगल हो जाएंगी। अभी तक वो एक्सपेरिमेंटल थी, मतलब इंडिविजुअल को जाने में बहुत दिक्कत आती थी। अभी हमारे जो टूरिस्ट गए भी हैं लोग कुछ इंडिया के, तो वो दूसरी एजेंसीज के माध्यम से जाते हैं, जैसे अर्जेंटीना की एजेंसी है, ऑस्ट्रेलिया की है, वो यात्रा कराते हैं। तो हमारे लोग वहां चले जाते हैं, वहां से फिर अंटार्कटिका का उनसे टिकट ले लेते हैं और फिर उनके शिप पे जाते हैं और उनके लोगों के साथ जाते हैं। इंडिया की तरफ से ऐसे टूरिस्ट जैसा कुछ नहीं है, तो अब वो भी शुरुआत हो जाएगी, एक्सप्लोरेशन पे जा सकते हैं। लेकिन अभी भी अंटार्कटिका पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं कर सकते, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकते। अंटार्कटिका के 2 हिस्से हैं, जो ईस्टर्न साइड है वो ग्रेटर साइड है, जो वेस्टर्न है वो लेजर साइड है। तो 2 हिस्से हैं। अगर ये पूरा आइस वगैरह सब खत्म हो जाए तो ये यूरोप से भी बड़ा होगा और ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा। तो ये 5वें नंबर का कॉन्टिनेंट है, ये कोई द्वीप वगैरह नहीं है, बकायदा कॉन्टिनेंट, ठीक है, क्योंकि यूरोप से भी बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा है। बट ये इंटरनेशनल टेरिटरी है, किसी देश का कब्जा करने की कोशिश तो बहुत लोगों ने किया, दावा भी बहुत लोगों ने ठोका है,
ऑस्ट्रेलिया भी दावा करता है, अर्जेंटीना भी करता है, यूके भी करता है, लेकिन यूएस नहीं करता। यूएस का सबसे बड़ा स्टेशन है जहां लगभग 2000 लोग एक साथ रह सकते हैं, उसकी सुविधा है वहां 2000 लोगों के रहने की। बर्फ रहती है, पेंगुइन्स का घर है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेंगुइन्स। पेंगुइन जो है वो यहाँ के किंग है, राजा है एक तरह से। और पेंगुइन्स की संख्या ऐसा माना जा रहा है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होती रही और आइस शीट अगर खत्म होती गई, ये जो आइस शीट है, इस आइस शीट के नीचे प्लैंक्टॉन्स होते हैं। तो जो प्लैंक्टॉन्स हैं वो प्लैंक्टॉन्स फिशेस खाती हैं और उन फिशेस को पेंगुइन्स खाते हैं। तो पेंगुइन्स अगर फूड चेन खत्म हो जाएगी, यानी कि वही प्रोड्यूसर्स प्लैंक्टॉन्स हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुई? फिश। और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हुए? पेंगुइन। टॉप प्रीडेटर जो है वो सील है, लायन सील, वो टॉप प्रीडेटर है वहां की। तो वो टर्शरी कंज्यूमर हुआ, टॉप कंज्यूमर। मनुष्य तो सबसे ऊपर है ही है अगर वहां पहुंच गया, चाहे एक्सपेडिशन पे गया तो भी। तो चीजें समझ में आ गई। तो पेंगुइन्स 85% खत्म हो जाएंगे 2100 तक, अगर ग्लोबल वार्मिंग इस स्पीड से रही। 85% पेंगुइन्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आइस शीट इंपॉर्टेंट है, आइस शीट बनी रहे, उसके लिए गर्मी नहीं बढ़नी चाहिए, नहीं तो पिघलने लग जाएगी। और ध्रुवों का पानी यदि पिघला तो वो समुद्र के सी लेवल राइज करेगा, तो बहुत सारे जकार्ता वगैरह सबसे फास्ट सब जो है सिंकिंग सिटीज में आता है जकार्ता, ऐसे देश सबसे पहले डूबेंगे। कुछ द्वीप ही पूरी तरह से डूब जाएंगे, उसकी तरह मालदीव्स वगैरह या मलेशिया, ऐसी चीजें। तो ये मुझे लगता है कि ये आप अंटार्कटिका के बारे में जिज्ञासा जागी, कुछ परिचय प्राप्त हुआ। ठीक है, अंटार्कटिका बिल जाकर के पढ़िए, उसके बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़िए। चलिए, तो मुझे लगता है ज्योग्राफी में भी थोड़ा होमवर्क आपको मिला, कल और देंगे आप। चलिए, शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष